बेटी की शादी की है, प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं। ललिता जी फटाफट अपने कमरे में आई और मनोहर जी को जगाया। मनोहर जी हड़बड़ा कर उठे। उठते से ही घड़ी की तरफ देखा तो अभी तो सुबह के 7 बज रहे थे। जैसे तैसे अपनी आंखों को मलते हुए मनोहर जी ललिता जी से बोले, अरे आज तुमको क्या हो गया है? तुमसे कह कर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना। रात को जरूरी काम कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। तुम्हें पता है ना, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर में परेशान होता हूँ। अब पूरे दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर ललिता जी घबराती हुई बोली, अरे आपको आपकी नींद की पड़ी है, जल्दी उठो। रचना के ससुराल से फोन आया है। रचना का नाम सुनते ही मनोहर जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से ही भागी हो। क्यों, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह फोन कैसे आया? सब कुछ ठीक तो है ना? अजी कुछ भी ठीक नहीं है। दामाद जी ने हमें वहां बुलाया है। पता नहीं क्या बात हो गई। पूछा भी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बार आप फोन करके पूछो तो। ललिता जी ने मनोहर जी का फोन उनके हाथ में देते हुए कहा। मनोहर जी ने भी फटाफट फोन लिया और अपने दामाद मयंक को फोन लगा दिया। लेकिन मयंक ने फोन उठाया ही नहीं। 2-3 बार मनोहर जी ने फोन किया, पर मयंक का रिस्पांस ना देखकर उन्हें चिंता होने लगी। आखिर पलंग से खड़े होते हुए बोले, पता नहीं क्या बात हो गई है। दामाद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। मनोहर जी का आदेश पाते ही ललिता जी फटाफट बिना नहाए ही तैयार हुई और दोनों पति पत्नी बिना चाय पिए ही घर से रवाना हो गए। अभी 2 महीने पहले ही तो रचना की शादी मयंक के साथ की है। अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल कर ही ये रिश्ता किया था। मयंक आज के जमाने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। वही रचना भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने पर विश्वास करती है। घर में सास वंदना जी है, जेठ जेठानी भी है उसके, लेकिन वो तो बाहर रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पगफेरे के बाद से अभी तक वो मायके नहीं आई। 2-3 बार उससे मिलने की सोचकर फोन किया तो समधन जी ने कहा कि आज तो इन लोगों के घूमने का प्रोग्राम है। दोनों हमेशा चुप कर रह जाते, ये सोचकर कि बेटी तो अपने ससुराल में खुश है। फिर ऐसा अचानक उनके घर में क्या हो गया कि मयंक ने उन्हें फोन करके इतनी सुबह ही बुला लिया। दोनों पति पत्नी रास्ते भर कयास लगाते हुए रचना के ससुराल पहुंचे, जो कि आधे घंटे की दूरी पर ही था। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, पर ऐसे कैसे अंदर जा सकते थे, इसलिए डोर बेल बजाई। तभी अंदर से वंदना जी की आवाज आई, अंदर आ जाए आप लोग, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आवाज सुनकर मनोहर जी ने ललिता जी की तरफ देखा और फिर दोनों अंदर चले आए। देखा तो वंदना जी और मयंक सोफे पर बैठे हुए थे। वही रचना नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो वंदना जी बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मनोहर जी और ललिता जी आकर सोफे पर बैठ गए। मनोहर जी ने मयंक की तरफ देखा तो वो शायद गुस्से में था। ना कोई पैर छूना, ना ही कोई प्रणाम। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मन ही मन उधेड़-बुन चल रही थी कि आखिर हुआ क्या है। यही स्थिति ललिता जी की भी थी। आखिर मनोहर जी ने बोलना शुरू किया, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? उनकी बात सुनकर वंदना जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना है या नहीं। उनकी बात सुनकर ललिता जी घबरा गई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया समधन जी? रचना ने कुछ कह दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी ही बेटी समझकर माफ कर दीजिए। माफ करना समधन जी, अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूं। ये तो आपने अपनी बेटी को सिर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फोन लगा दिया। वंदना जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुई। बिना पूरी बात बताए ही बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। वही मनोहर जी और ललिता जी सोच रहे थे कि आखिर रचना ने उन्हें फोन कब किया।
ललिता जी ने मयंक की तरफ देखा लेकिन वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में मनोहर जी वंदना जी से बोले, पर समधन जी, आप बताएंगी भी कि हुआ क्या है? आखिर रचना ने ऐसा क्या कर दिया? और आप रचना को बुलाए, उसके सामने ही बात होगी। क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया उसको, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत जिसे अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। अब तो मयंक बीच में ही बोल पड़ा। उसे यूं चिल्लाते देखकर मनोहर जी भी खड़े हो गए। इतने में रचना भी कमरे में से निकलकर बाहर आ गई। रचना को देखते ही ललिता जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। रचना, क्या हुआ तुझे? ये चोट के निशान कैसे? क्या किया है तेरे साथ इन लोगों ने? ललिता जी लगभग रोती हुई रचना की तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भरकर बोली। रचना को इस तरह देखकर एक बार तो मनोहर जी का कलेजा भी मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत करते हुए वो मयंक से बोले, क्या किया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे, पति के होते गैर मर्दों से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों को इसी तरह कंट्रोल में किया जाता है। मयंक के जवाब देने से पहले वंदना जी बीच में बोल पड़ी। उनकी बात सुनते ही मनोहर जी और ललिता जी सकते में आ गए। उन्होंने रचना की तरफ देखा तो रचना ने रोते हुए बताया, पापा, आपका ये दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, थोड़ा सा भी हंस बोल क्या लूं, मुझे मारने पर आमादा हो जाता है। घर की छत या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो 10 बातें सुनाता है। अब आप ही बताइए, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती क्या? उसके बाद मनोहर जी अपनी बेटी रचना को अपने साथ ले आते हैं। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद रचना का पति उसको लेने आता है। फिर उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाता है।